So hello students, I hope you all are doing good. My name is Vineet and I welcome all of you on the YouTube channel. आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर 9 न्यू अम्पायर एंड किंगडम्स। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो एक लड़का है अरविंद, वो एक किंग का रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, किसका रोल प्ले कर रहा है? किंग का। तो लिखा है अरविंद हैड बीन चोजन टू एक्ट एज द किंग इन द स्कूल प्ले। ही हैड एक्सपेक्टेड टू मार्च solemnly in splendid robes, to twirl his mustaches and wield the silver paper wrapped sword with gusto। लिखा गया है कि जब तुम ये इस लड़के को बोला गया है, उसको एक्सपेक्ट किया गया है टीचर्स द्वारा कि जब वो एंटर करे तो रॉब मतलब एक लाइक अ किंग एंटर करे और अपनी मस्टैच को, वो होता है ना मूंछ को मोड़ते हुए, ठीक है, उस तरह से एंटर करे। Imagine his super surprise when he was told he would also have to sit and play a veena। लिखा है कि इमेजिन करो वो सरप्राइज कि जब उसको बोला गया होगा कि उसको बैठकर वीणा भी बजाना है, एंड रिसाइट अ पोइट्री, और उसको पोइट्री सुनानी है। अ म्यूजिशियन किंग हु वाज दैट ही वंडर्ड। अब इसको जो रोल मिला था एक म्यूजिशियन किंग का, मतलब वो किंग जो था वो एक म्यूजिशियन था। ठीक है, अब वो कौन था देखते हैं। मतलब वो उस लड़के ने सोचा, हु वॉज दैट ही वंडर्ड, उसने सोचा कि ये राजा कौन है भाई साहब, ऐसे राजा, मतलब कि राजा तो ऐसा नहीं होते, राजा इज लाइक वॉरियर टाइप होते हैं जो गुस्से वाले होते हैं। तो उस लड़के ने थोड़ा सा इसके बीच अंदर ख्याल आया। ठीक है, तो डेट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ये पढ़ते हैं आगे। प्रशस्ति एंड व्हाट दे टेल अस। प्रशस्ति क्या होती है और वो हमें क्या बताती है, वो पढ़ने वाले हैं। अरविंद वाज सपोज टू बी एक्टिंग एज समुद्रगुप्त, a famous ruler of a dynasty known as Guptas. We know about the Samudragupta from a long inscription inscribed on the Ashokan pillar at Allahabad. It was composed as a kavya by Hari Sen, who was a poet and minister at the court of Samudragupta। तो अरविंद जो था वो एक्टिंग कर रहा था समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त गुप्ता रूलर में एक बहुत ज़्यादा फेमस रूलर थे। ठीक है, समुद्रगुप्त ने ही इलाहाबाद में, जो इलाहाबाद का पिलर था, एक पिलर था इलाहाबाद में, ठीक है, इलाहाबाद का एक पिलर है जिसको अशोका ने बनवाया है। ठीक है, उस पर समुद्रगुप्त की रचना है। ठीक है, समुद्रगुप्त जो है उनके बारे में कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, और वो लिखा किसने है, तो इन्हीं के दरबार में बैठने वाला एक कवि जिसका नाम था हरि सेन। ठीक है, क्या नाम था उनका? हरि सेन, उन्होंने इसको लिखा है। ठीक है, तो एक काव्य लिखा है हरि सेन ने समुद्रगुप्त के ऊपर, जो कि इलाहाबाद में है। ठीक है, और वो एक पिलर है, एक पिलर के ऊपर हरि सेन ने समुद्रगुप्त के बारे में क्या लिखा है, काव्य लिखा है, और वो पिलर जो था वो अशोका ने बनवाया था ओरिजिनली में। दिस इंस्क्रिप्शन इज ऑफ अ स्पेशल काइंड नोन एज प्रशस्ति, अ संस्कृत वर्ड मीनिंग इन प्रेज ऑफ। While Prasastis were composed for some of the rulers you read about in chapter 8, such as Gautamiput, Sri Satkarni, they became far more important from the time of the Guptas। देखो, अब जो भी इन्होंने लिखा है, हरि सेन ने जो लिखा है, ठीक है, जो इंस्क्रिप्शन लिखा है उस पिलर पे, उसका नाम था प्रशस्ति। प्रशस्ति एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है इन प्रेज ऑफ। ठीक है, मतलब कि किसी की तारीफ में लिखी गई कोई चीज, ठीक है, जिसको काव्य हम कहते हैं, कविता। ठीक है, तो वो हरि सेन ने लिखा था समुद्रगुप्त के लिए। ठीक है, हमने चैप्टर 8 में पढ़ा है कि प्रशस्ति गौतमीपुत्र सतकर्णी के लिए भी लिखा गया था। ठीक है, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये चैप्टर 8 में है, वैसे हम पढ़ चुके हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक कर लेना। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ने वाले। लेट अस सी व्हाट समुद्रगुप्त प्रशस्तिस टेल अस। द पोएट प्रेज द किंग इन ग्लोइंग टर्म्स एज अ वॉरियर, एज अ किंग who won victories in battles, who was learned and the best of poets. He is also described as equal to the gods. The प्रशस्ति was composed in very long sentences। ठीक है, तो हरि सेन ने समुद्रगुप्त के बारे में लिखा है कि वो बहुत ज़्यादा ही एक वॉरियर टाइप के राजा थे। ठीक है, एक राजा, एक ऐसे राजा, एक वॉरियर टाइप के राजा था, एक ऐसा राजा जिसने बैटल्स जीते हैं। बैटल्स मतलब कि युद्ध जीते हैं। ठीक है,
हु वॉज लर्नड, जो पढ़ा लिखा था और एक बहुत अच्छा ही कवि भी था, ठीक है, और उसको समुद्रगुप्त को हरिसेन ने गॉड के समान भी बताया है, ठीक है। जो प्रशस्ति है वो एक लंबे मतलब 33 लाइन की है, वैसे तो 33 लाइन्स में लिखी गई प्रशस्ति है, लेकिन उसका कुछ अंश, कुछ पार्ट हमको यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। समुद्रगुप्ता द वॉरियर, ठीक है। तो वॉरियर के मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि जो भी ये बताने वाला है वो थोड़ा सा लड़ाई से रिलेटेड होने वाला है, ठीक है। हरिसेन का ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, हमने ये पूरा कविता नहीं उठाया, उसके कुछ लाइनें होती है ना, वो उठाई है हमने। तो हरिसेन ने समुद्रगुप्त के बारे में लिखा है, whose body was most charming, being covered with the plenteous beauty of mark of hundreds of scars caused by battles, axes, arrows, spikes, spears, barbed darts, swords, iron clubs, javelin, barbed arrows, long arrows, and many other weapons. तो समुद्रगुप्त ने लिखा है कि समुद्रगुप्त बोल रहा हूँ, हरिसेन ने लिखा है समुद्रगुप्त के बारे में कि उनकी जो बॉडी थी वो बहुत ज़्यादा ही चार्मिंग थी। चार्मिंग किस सेंस में, लाइक एक योद्धा होता है जिसके ऊपर बहुत सारे निशान होते हैं, चोट के, घाव के, ठीक है, तो सेम इनकी बॉडी पे भी मार्क्स थे, है ना। वो मार्क्स से एक्सिस के, कुल्हाड़ियों के, तीरों के, भालों के, तलवारों के, आयरन क्लब्स के, ठीक है। तो आप समझो कि हरिसेन ने इनको कितना बड़ा योद्धा के रूप में दिखाया है, ठीक है। कह रहे हैं कि ये एक चार्मिंग पर्सन थे, बहुत ज़्यादा सुंदर थे, क्योंकि उस टाइम पे वो वॉरियर थे और वॉरियर सुंदरी होते हैं, ठीक है। प्लेंटियस ब्यूटी ऑफ द मार्क ऑफ हंड्रेड्स ऑफ स्कार्स कॉज्ड बाय बैटल एक्सेस, सैकड़ों की मात्रा में इनके शरीर पर निशान है। निशान किस चीज़ के हैं? चोट के। वो चोट किस चीज़ के हैं? युद्ध में लगे हुए कुल्हाड़ी का, बाणों का, जो तीर और कमान होता है ना, तो उस तीर का, भाले का, तलवार का, बार्ड डार्ट का, ठीक है, जैवलिन्स का, बार्ब्ड एरोज का, लॉन्ग एरोज का, और बाकी अलग प्रकार के हथियारों का निशान इनके शरीर पर है, ठीक है। ठीक है, तो लिखा है आगे कि इफ यू लुक एट मैप 7 पेज नंबर 87, ठीक है, यू विल नोटिस एन एरिया शेडेड इन ग्रीन. You will also find a series of red dots along the east coast, and you will find areas marked in purple and blue as well. The map is based on the information provided in the Prasasti. Harisein describes 4 different kinds of rulers and tell us about Samudragupta's policies towards them. ठीक है, तो यहाँ पे एक मैप दिखेगा आपको, ये देखो, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये रेड वाले, ठीक है, ये रेड वाले, है ना। यहाँ पर समुद्रगुप्त ने अपने बारे में क्या क्या बताया है, मतलब, ठीक है, मतलब कि इसकी जो प्रशस्ति है, ठीक है, ठीक है, इसने अपने बारे में क्या क्या मतलब डिस्क्राइब किया कि भैया मैं कैसा रूलर हूँ, कितना मैग्निफिशेंट हूँ, वो बताया है, ठीक है। तो लिखा है द रूलर्स ऑफ आर्यव्रत, द एरिया शेडेड इन ग्रीन ऑन द मैप। जो ग्रीन वाला जो एरिया है आपको दिख रहा है वो आर्यव्रत के रूलर का है। हियर देयर आर 9 रूलर्स हु वर अपरूटेड एंड देयर किंगडम्स वर मेड अ पार्ट ऑफ समुद्रगुप्ता एम्पायर। तो इसने प्रशस्ति में लिखवाया है, ठीक है, कि लिखा गया है कि आर्यव्रत का जो एरिया है ग्रीन वाला, ये ग्रीन वाला जो एरिया है आर्यव्रत वाला, ठीक है, इसको समुद्रगुप्त ने कैप्चर कर लिया, ठीक है। इसके जो 9 रूलर्स थे इनको डिफीट करके समुद्रगुप्त ने अपने अंदर कैप्चर कर लिया, ये प्रशस्ति में लिखा हुआ है, ठीक है। द रूलर्स ऑफ दक्षिण पथ, ठीक है, 12 रूलर्स, जो डॉट डॉट वाला है ना, रेड वाला इधर में, वो 12 रूलर्स, सम ऑफ whose capitals are marked with red dots on the map, they surrendered to Samudragupta after being defeated and he then allowed them to rule again. प्रशस्ति में लिखा है कि कितना दया, देखो इस लाइन से आप क्या समझ रहे हो कि कितना दयावान है वो राजा, ठीक है। लिखा है कि रूलर जो दक्षिण पथ में थे, दक्षिण वाले एरिया में थे, जो रेड वाले डॉट है, यहाँ के जो 12 रूलर, ये जो 12 रूलर है, ठीक है,
इन्होंने समुद्रगुप्त के सामने घुटने टेक दिए। ये रूलर जो यहाँ पे 12 डॉट दिख रहे हैं आपको, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे जो रूलर है, यहाँ पे इन्होंने बोला यहाँ पे 12 रूलर थे। कितने? उन्होंने बोला कि यहाँ पर कितने 12 रूलर थे, ठीक है, 12 रूलर थे। समुद्रगुप्त के सामने इन्होंने घुटने टेक दिए क्योंकि समुद्रगुप्त ने इनको डिफीट कर दिया। लेकिन समुद्रगुप्त देखो कितना बढ़िया दिखा रखा, लिखा है कि समुद्रगुप्त अलाउ देम टू रूल अगेन। जीतने के बाद समुद्रगुप्त ने क्या कहा कि आप फिर से अपने राज्य पर राज कर सकते हैं, ठीक है। The inner circle of neighboring states including Assam, coastal Bengal, Nepal and a number of Ganasangas in the northwest marked in the purple of the map, they brought tribute, followed his orders and attended his court। तो ये जो भी एरिया है, जैसे आसाम हो गया, ये बंगाल वाला एरिया हो गया, उसमें बांग्लादेश भी है, नेपाल वाला, ठीक है, और जो गणसंघ थे, जितने भी गणसंघ थे जो हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था जिनके बारे में, ठीक है। और ये जो नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया है, एक बार मैं आपको मैप पे दिखाऊं, नॉर्थ वेस्ट वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, ठीक है। तो ये सब लोग, ठीक है, और ये लोग, ठीक है, ये सब राजा के लिए क्या करते थे? ट्रिब्यूट लेकर आते थे। ट्रिब्यूट मतलब गिफ्ट लेकर आते थे, ठीक है। राजा की ऑर्डर को फॉलो करते थे और राजा के दरबार में भी आकर बैठते थे, है ना। तो तीसरे वाले में है कि जो आसाम, कोस्ट बंगाल और नेपाल और जो गणसंघा प्लस में जो नॉर्थ वेस्ट की जितनी भी टेरिटरी थी, वहाँ से लोग समुद्रगुप्त के लिए गिफ्ट लाते थे, उनके ऑर्डर्स को मानते थे और उनकी जो सभा होती थी जहाँ पर बहुत सारे लोग बैठकर मीटिंग करते हैं उसको भी अटेंड करते थे। द रूलर्स ऑफ द आउटलेइंग एरियाज मार्क्ड इन ब्लू ऑन द मैप परहैप्स द डिसेंडेंट्स ऑफ द कुषाण एंड शाकास and the rulers of Sri Lanka who submitted to him and offered daughters in marriage। लिखा है कि जो नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया है, ठीक है, देखो देखो, एक तो ये वाला, ठीक है, आउटर वाला जो स्टेट है, ये जितने आउटर वाले स्टेट है, ठीक है, इनमें कौन कौन से राजा हैं? श्रीलंका और ये जो आउटर स्टेट वाला आप मैप देखोगे तो ये वाला देखो, एक तो श्रीलंका हो गया ये और एक ये वाला, ठीक है। यहाँ के जो राजा थे, वो राजा थे कौन कौन से वंश के? तो कुषाण वंश के राजा थे और शाक वंश के राजा थे। उसके साथ साथ श्रीलंका के भी जो राजा थे, उन्होंने अपनी डॉटर्स का जो हाथ है, मतलब फॉर मैरिज, उन्होंने अपने डॉटर्स, ठीक है, अपने अपने डॉटर्स की मैरिज के लिए भी वो समुद्रगुप्त को ऑफर किया था, ठीक है। ये प्रशस्ति में लिखा हुआ है। तो ये मैप है, ठीक है, ये देखो ये मैप है, ये वाला हमने पढ़ा, ठीक है, समझ गए। आगे चले, आगे लिखा है जीनेलॉजीज। मोस्ट प्रशस्तिज ऑल्सो मेंशन द एंसेस्टर ऑफ द रूलर्स। बहुत सारी जो प्रशस्ति थे वहां पे अपने बाप, पिताजी, दादाजी, इनका भी नाम लिखवाते थे राजा लोग। दिस वन मेंशन समुद्रगुप्ताज ग्रेट ग्रैंड फादर। अब जो प्रशस्ति था वो इलाहाबाद वाला है ना, उसमें उन्होंने अपने ग्रेट ग्रैंडफादर, अपने ग्रैंडफादर, अपने फादर और अपनी मदर का नाम लिखवाया। उनकी मदर का नाम है कुमार देवी, ठीक है, जो कि लिच्छावी प्रिंसेस थी, लिच्छावी गणसंघ, ठीक है, लिच्छावी नेपाल में, नेपाल की एक गणसंघ थी, ये राजपूत ही थे, ये भी क्षत्रिय थे, ठीक है, ये भी क्षत्रिय थे, ठीक है। तो वहां से इनकी मदर थी, है ना, बल्कि उनके जो पापा थे वो थे चंद्रगुप्त, ठीक है, समुद्रगुप्त बोल रहा हूँ। इनके फादर का नाम था चंद्रगुप्त, जो कि गुप्ता रूलर के पहले, गुप्ता जो डायनेस्टी है, गुप्ता जो राज्य है, जो रजवाड़ा था, उसके पहले राजा थे, ठीक है। गुप्ता डायनेस्टी टू अडॉप्ट द ग्रैंड टाइटल ऑफ महाराजा अधिराज, ठीक है। तो जो चंद्रगुप्त थे उसने खुद को अपने लिए टाइटल भी दिया था, चंद्रगुप्त जो कि गुप्ता डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर थे, उन्होंने अपने लिए टाइटल दिया था क्या? महाराज अधिराज, ठीक है, इन्होंने टाइटल दिया था महाराज अधिराज, ठीक है। एक ऐसा टाइटल जो कि समुद्रगुप्त ने भी यूज किया कि मैं भी महाराज अधिराज हूं। क्यों? क्योंकि वो उनके बेटे थे,
है ना। हिज ग्रेट ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड फादर अपने आप को सिर्फ सिंपल ही बोलते थे कि मैं महाराजा हूँ, ठीक है, सिंपल ही बोलते थे आई एम महाराजा। लेकिन इनके जो फादर थे जो कि चंद्रगुप्त थे और जो समुद्रगुप्त खुद थे वो अपने आप को बोलते थे महाराज अधिराज। इट सीम्स इफ द फैमिली ग्रेजुअली रोज टू इम्पोर्टेंस। अब इनके नाम से आप देखो तो पहले महाराज थे सिर्फ, लेकिन बाद में महाराज प्लस अधिराज हो गए, ठीक है। मतलब कि धीरे धीरे इनके परिवार का महत्व जो है बढ़ रहा था। जैसे जैसे इनके परिवार का महत्व बढ़ा वैसे वैसे इन्होंने अपने नाम को इवॉल्व किया, ठीक है। यहाँ पे एक बॉक्स दे रखा विक्रम संवत करके। तो द एरा बिगिनिंग इन द 58 BC इज ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद द गुप्ता किंग चंद्रगुप्त टू, ठीक है। तो 58 CE में BCE में किंग आते हैं चंद्रगुप्त टू, ठीक है। Who had founded it as a mark of victory over the Shakas, ठीक है, जिन्होंने शकास जो शक डायनेस्टी था उनको डिस्ट्रॉय करके, ठीक है, अपने नाम के सामने क्या लगा दिया विक्रम आदित्य, ठीक है। तो जब चंद्रगुप्त टू सॉरी मौर्य नहीं चंद्रगुप्त टू, है ना, उन्होंने जब शक डायनेस्टी को जब हराया तो उन्होंने अब टाइटल अडॉप्ट किया जो कि था विक्रम आदित्य, ठीक है। और नाम से आप कंफ्यूज मत होना, चंद्रगुप्त मौर्य वो मौर्य डायनेस्टी के थे और ये चंद्रगुप्त ये गुप्ता डायनेस्टी के, ठीक है। समुद्रगुप्त इन टर्न फिगर्स इन द जीनेलॉजीज ऑफ लेटर रूल्स ऑफ द डायनेस्टी सच एज हिज सन चंद्रगुप्त टू। मतलब कि समुद्रगुप्त जो सन है, ठीक है, वही थे समुद्रगुप्त के जो सन है जो थे चंद्रगुप्त टू, ठीक है, जिन्होंने शक डायनेस्टी का नाश किया और अपने आप को नाम अडॉप्ट किया विक्रम आदित्य, ठीक है, विक्रम आदित्य, ठीक है। ये वी नो अबाउट हिम फ्रॉम इंस्क्रिप्शन एंड कॉइन, इनके बारे में हम इंस्क्रिप्शन और कॉइन के बेस पे जानते हैं इनके बारे में, ठीक है। जो चंद्रगुप्त मौर्य है, मौर्य बोलो चंद्रगुप्त टू है ना। He led an expedition to western India where he overcome the last of the Shakas. According to the later belief, his court was full of learned people. About some of them you will read in chapter 10. तो वो जब वेस्ट में गए, ठीक है, जब वेस्ट इंडिया में ये अपना मार्च किया इन्होंने चंद्रगुप्त टू ने, तो वहां पे इन्होंने शक डायनेस्टी का पूरी तरीके से नाश कर दिया, ठीक है। अब चंद्रगुप्त टू के बाद आते हैं हर्षवर्धन। कौन आते हैं? हर्षवर्धन एंड हर्षचरिता। तो ये किंग है, ठीक है, हर्षवर्धन, और ये बुक है, ठीक है, हर्षचरिता बुक का नाम है। While we can learn about the Gupta rulers from their inscription and coins, we can find out about some kings from biographies. गुप्ता रूलर्स के बारे में तो हमें वो प्रशस्ति से पता चला, ठीक है, लेकिन कुछ रूलर्स के बारे में हमें उनकी बायोग्राफी से, बायोग्राफी पता है ना, उनकी लाइफ के ऊपर जो कहानी की बेस पे लिखा जाता है, ठीक है, उनके जीवन गाथा उसके बारे में जानते हैं। तो हर्षवर्धन एक राजा थे जो कि 1400 साल पहले राज करते थे, ठीक है ना। हिज कोर्ट पोएट, उनके कोर्ट के अंदर एक पोएट है जिनका नाम था बाण भट्ट। उन्होंने एक बायोग्राफी बुक लिखी हर्षवर्धन के ऊपर। ये जो किंग था, ठीक है, ये जो किंग था ये वाला, इसके ऊपर ही इन्होंने बुक लिखी जिसका नाम लिखा इन्होंने हर्षचरिता, ठीक है। और वो बुक लिखी गई थी संस्कृत के अंदर। दिस गिव्स अस द जीनोलॉजी ऑफ हर्ष। हर्षा कौन है अब, है ना, ये हमें जीनोलॉजी के बारे में बताता है, ठीक है। जो हर्षवर्धन थे उनकी जीनोलॉजी के बारे में, उनकी मतलब फैमिली बैकग्राउंड क्या था क्या नहीं था उनके बारे में बताता है, ठीक है। तो ये बताता है हमें जीनोलॉजी ऑफ हर्षा। हर्षा इज हर्षवर्धन एंड एंड्स विद हिज बिकमिंग किंग, और खत्म कब होता है, जब वो राजा बनते हैं। उसके बाद उन्हीं के टाइम में एक चाइना से एक ट्रैवलर आता है, चाइना से एक बुद्धिस्ट ट्रैवलर आता है, ठीक है, बुद्धिज्म धर्म का एक ट्रैवलर आता है, ठीक है, बुद्धिज्म को फॉलो करने वाला एक ट्रैवलर आया है जिसका नाम है जुआनजांग, ठीक है, जिसके बारे में चैप्टर 8 में हम पढ़ चुके हैं। ऑल्सो स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम एट हर्षास कोर्ट एंड लेफ्ट अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ व्हाट ही सॉ, ठीक है। तो जो ये जुआनजांग है, ठीक है, ये हर्षवर्धन के कोर्ट में
ठीक है, ये रहते हैं, ठीक है, और इन्होंने जो जो देखा, जितनी भी चीजें इन्होंने देखी वो इन्होंने अपनी बुक में लिख के गए हैं, ठीक है। Harsha was not the eldest son of his father, but became king of Thanishar after both his father and elder brother died. His brother-in-law was the ruler of Kannauj. ठीक है, his brother-in-law was the ruler of Kannauj and he was killed by the ruler of Bengal. Harsha took over the kingdom of Kannauj and then led an army against the ruler of Bengal. तो जो हर्षवर्धन थे वो अपने बाप के, अपने पिताजी के, वो सबसे बड़े बेटे नहीं थे, है ना, क्योंकि पहले तो यही मानना था ना कि जो फैमिली का सबसे बड़ा लड़का होता है वही किंग बनेगा। लेकिन हर्षवर्धन वॉज नॉट द एल्डेस्ट सन ऑफ हिज फादर, ठीक है। तो वो किंग कैसे बने सर? तो उनके पापा, उनके फादर और उनके ब्रदर के डेथ के बाद, ठीक है, ब्रदर के डेथ के बाद वो थ्रोन पर आए, ठीक है, गद्दी पर बैठा वो, है ना। और उनका जो साला था, अब इनकी कहानी हाउ ही इज सो फेमस, है ना। तो इनका साला था जो कि कन्नौज में राज करता था। कन्नौज एक किंगडम था, ठीक है, कन्नौज में राज करता था इनका साला। लिख दूं यहाँ पे, प्लीज ऑफेंड मत होना, गाली वाली नहीं है, ठीक है, बड़े बच्चे हो जाते हैं, है ना। तो इनके साले को, ठीक है, किसी ने मतलब मार दिया कि भाई ऐसे कैसे मार दिया, इन्होंने बोला। हर्षवर्धन इज लाइक कि ऐसे कैसे मार दिया, ठीक है। और जो मारा था वो बंगाल का किंग था, ठीक है, ही वॉज द रूलर ऑफ बंगाल एंड ही डिफीटेड हिज ब्रदर इन लॉ, ठीक है, साले को मार दिया। तो ये जो कन्नौज वाला एरिया है, यहाँ पर इसने अटैक कर दिया, ठीक है। हर्षवर्धन ने कन्नौज पे जब उसने राज किया, मतलब कैप्चर किया, तो उसने कन्नौज पे अटैक किया और कन्नौज को कैप्चर कर लिया, ठीक है। और फिर जब कैप्चर किया उसके बाद इसने बंगाल पर भी अटैक कर दिया कि भाई ऐसे कैसे छोड़ दे, तुमने मेरे साले को मारा है ना। Although he was successful in the east and conquered Magad was and probably Bengal also, he was not as successful elsewhere. He tried to cross the Narmada to march into Deccan, but was stopped by a ruler belonging to Chalukya dynasty called Pulkeshin II, ठीक है। तो वैसे तो ये ईस्ट, अगर इंडिया का जो ईस्टर्न पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो एरिया है, अगर ये इंडिया है तो इसका ये वाला जो एरिया है, बंगाल वाला साइड और मगध वाला साइड, इस टाइम पे तो इधर में बहुत अच्छा रूलर था, फेमस था थोड़ा सा, क्योंकि इसने बहुत सारे बैटल्स को जीता था, ठीक है। लेकिन नर्मदा नदी यानी दक्कन वाला जो एरिया है, इसके अंदर एंटर करते ही, ठीक है, इसका जो फाइट हो जाता है, इसकी जो लड़ाई हो जाती है, वो हो जाता है चालुक्य डायनेस्टी के राजा पुलकेशिन II से, ठीक है। ये पुलकेशिन I, पुलकेशिन II थे। तो पुलकेशिन I से लड़ाई हो जाता है और यहीं पे इसको डिफीट कर दिया जाता है, ठीक है। अब आगे देखें, द पल्लवा, चालुक्यास एंड पुलकेशिन्स प्रशस्ति। अब इन तीनों डायनेस्टी, ये साउथ की 3 डायनेस्टी थी, पल्लवा, चालुक्यास एंड पुलकेशिन प्रशस्ति। इनके प्रशस्ति है, मतलब इनके प्रेज में भी कुछ लिखा गया है, उनके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। The Pallavas and Chalukyas were the most important ruling dynasties in South India during this period. जब ये टाइम चल रहा था, मतलब कि जब हर्षवर्धन को हराया गया या फिर उस वाले टाइम के अंदर, ये जो 2 डायनेस्टीज थी, ये वाला एक पल्लवास और एक चालुक्यास, ये बहुत ज़्यादा ही फेमस डायनेस्टी थी, है ना। और ये पुलकेशिन तो उन्हीं के किंग थे, ठीक है, एक पार्ट था इसी किंगडम का, ठीक है, he was a part of this kingdom. The kingdom of Pallavas spread from the region around their capital Kanchipuram to the Kaveri Delta. तो ये इंडिया है, तो यहाँ से ये कावेरी डेल्टा इधर कावेरी नदी है और ये कांचीपुरम इधर है, तो ये इधर इतने में कैप्चर था इनका, इतने में इनका साम्राज्य था, इतना समझो, ठीक है। और चालुक्य जो थे, ठीक है, चालुक्याज वाज centered around Raichur Doab between the river Krishna and Tungabhadra. तो तुंगभद्रा नदी, ठीक है, तुंगभद्रा नदी और कृष्णा नदी के बीच में,
ठीक है। रायचूर दोआब के पास इनका किंगडम हुआ था। ठीक है, अब ये पे मैप है एक, उसमें अगर दिया हो तो बेटर अच्छा होगा। देखो हाँ ये रहा, तो ये रहा कांचीपुरम। ठीक है, तो ये तो पल्लवा डायनेस्टी का कैपिटल है। ठीक है, उसके बाद चालुक्य, तो ये रहे चालुक्य। ठीक है, तो ये चालुक्याज है, ये दिख गया हमको, है ना सर। आई होल द कैपिटल ऑफ चालुक्याज, और चालुक्य कैपिटल के नाम का था आई होल। ठीक है, नाम थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा सा है पर कोई बात नहीं। चालुक्य कैपिटल का नाम था आई होल। वॉज एन इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर, एक ट्रेडिंग सेंटर था, क्योंकि देखोगे तो ये कोस्ट के पास एकदम है ना, यहाँ पर था। इट डेवलप्ड एज अ रिलीजियस सेंटर विद अ नंबर ऑफ टेम्पल्स, यहाँ पर बहुत सारे अमाउंट में टेम्पल भी बनाए गए हैं, नंबर ऑफ टेम्पल्स का भी निर्माण हुआ है। द पल्लवास एंड द चालुक्यास फ्रीक्वेंटली रेडेड वन अनदर्स लैंड, स्पेशली अटैकिंग द कैपिटल सिटीज विच वर प्रोस्पेरस टाउन्स। तो ये जो पल्लवास थे और चालुक्यास थे, ये आपस में कभी कभी भिड़ंत हो जाती थी। ठीक है, और मेनली ये लोग अटैक करते थे एक दूसरे किंगडम पे, क्योंकि किंगडम में ही ज़्यादा माल होता है, ज़्यादा पैसा होता है, ज़्यादा प्रॉस्पर एरिया होता है। द बेस्ट नोन चालुक्य रूलर वॉज द पुलकेशिन टू। वी नो अबाउट हिम फ्रॉम अ प्रशस्ति कंपोज बाय हिज कोर्ट पोएट रविकीर्ति। तो चालुक्य में सबसे जो फेमस रूलर कह सकते हैं वो है पुलकेशिन टू। ठीक है, तो उनके बारे में एक प्रशस्ति लिखी गई, जो कि जिनके राइटर थे इस प्रशस्ति के, वो थे रविकीर्ति। ये हमें उनके एंसेस्टर के बारे में बताता है। हु वर ट्रैक्ड बैक थ्रू 4 जनरेशन फ्रॉम फादर टू सन, पुलकेशिन एविडेंटली गॉट द किंगडम फ्रॉम हिज अंकल। तो जो प्रशस्ति है उसमें उसके जीनेलॉजी के बारे में बताता है, उसके फादर से लेके मतलब पापा और फैमिली के बारे में बताया गया ये सब। पुलकेशिन को अपना जो किंगडम है वो अपने अंकल से मिलता है। ठीक है, तो पुलकेशिन को जो अपना किंगडम होता है वो अपने अंकल से मिलता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रवि कीर्ति ही लेड एक्सपेंडिशन अलोंग बोथ वेस्ट एंड ईस्ट कोस्ट। ठीक है, ये इंडिया का कोस्टल एरिया है, तो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी ठीक है इनका किंगडम थोड़ा सा स्प्रेड था। बिसाइड ही चेक्ड द एडवांस ऑफ हर्षा। हाँ, इसके बारे में इन्होंने हर्षा को भी डिफीट कर दिया, हर्षवर्धन को भी डिफीट कर दिया। देयर इज एन इंटरेस्टिंग प्ले ऑफ वर्ड्स इन द पोएम। हर्षा मीन्स हैप्पीनेस। द पोएट सेज दैट आफ्टर हिज डिफीट हर्षा वाज नो लॉन्गर हर्षा। पुलकेशिन ऑल्सो अटैक द पल्लवा किंग हु टुक शेल्टर बिहाइंड द वॉल्स ऑफ कांचीपुरम। तो देखो इनका जो रवि कीर्ति है जिन्होंने ये प्रशस्ति लिखा, थोड़ा सा ये लाइन फनी लिखा है, बट अब हर्ष का मतलब क्या इन्होंने लिखा क्या पहले सुनो। तो हर्ष का मतलब क्या होता है, हर्ष मतलब होती है खुशी। ठीक है, तो इन्होंने लिखा है कि हर्षा का मतलब होता है खुशी, लेकिन उन्होंने क्या लिखा है, जब हर्षा को डिफीट कर दिया तो अब खुशी खुशी नहीं रही, मतलब हर्षा वॉज नो लॉन्गर हर्षा। ठीक है, उसके बाद पुलकेशिन जो थे राजा पुलकेशिन टू, उन्होंने पल्लवा डायनेस्टी के ऊपर भी वो पल्लवा के जो राजा थे उनके ऊपर भी अटैक किया। ठीक है, और इन्होंने लिखा है कि जब उन्होंने अटैक किया था वो दीवार के पीछे छुप गए। कांचीपुरम जो उनका एक इम्पोर्टेंट सेंटर हुआ करता था, वहां पर वो एक दीवार के पीछे जाके छुप गए। तो बट द चालुक्य विक्ट्री वॉज शॉर्ट लिव्ड। Ultimately, both the Pallavas and the Chalukyas gave away to new rulers belonging to the Rashtrakuta and Chola dynasties, about which you will read in chapter 7. तो लिखा गया है कि इन्होंने फिर ये जो अपनी ये हैप्पीनेस को ज़्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर पाए। ठीक है, अपनी टेरिटरी को ज़्यादा टाइम तक होल्ड नहीं कर पाए, बाद में इन्होंने अपनी टेरिटरी को लूज कर दिया, मतलब कि नए रूलर्स को गिव अप कर दिया, मतलब कि हार गए। ठीक है, तो राष्ट्रकूट और जो चोला डायनेस्टी थी उनसे ये लोगों ने अपनी डायनेस्टी को उन लोगों को अपना डायनेस्टी गिव अप कर दिया। यहाँ पे ये लोग डिफीट हो गए। फिर इसके बारे में हम चैप्टर वो क्लास 7 में पढ़ेंगे, तो इतना ही पढ़ना और इतना ही एग्जाम में आएगा। ठीक है, हाउ वर दीज किंगडम्स एडमिनिस्टर्ड। अब ये किंगडम चलते कैसे थे। एज इन द केस ऑफ अर्लियर किंग्स, लैंड रेवेन्यू रिमेन्ड इंपॉर्टेंट फॉर दीज रूलर्स एंड द विलेज रिमेन्ड द बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, पुराने समय में तो क्या होता था, मतलब इस टाइम से भी पुराने समय में, कि जो लैंड रेवेन्यू है, ठीक है भैया, किसी की ज़मीन है, ठीक है, उनसे हमें कुछ पैसा आ गया, तो वो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स होता था रूलर के लिए। ठीक है, और जो रूलर था वो मेनली कहाँ से रूल करता था, विलेज से। ठीक है, उसका मेन एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ था, बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन विलेज ही होता था।
ठीक है। तो पुराने अर्लियर में क्या था, अर्लियर किंग कैसे रूल करते थे, पहले तो लैंड रेवेन्यू, ठीक है, और फिर बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो देयर वाज न्यू डेवलपमेंट एज वेल, kings adopted a number of steps to win the support of men who were powerful either economically or socially or because of their political and military strength। देखो थोड़े से नए डेवलपमेंट हुए। अब आपको पता है भैया, अब गांव में राजा ही थोड़ी एक अमीर होता है, उसके बाद भी तो देखो साहूकार होते हैं। मतलब अगर आप गांव में रहते हो तो आपको पता होगा कि एक ही बंदा सिर्फ अमीर नहीं होता या एक ही बंदा सिर्फ पावरफुल नहीं होता। वहाँ पे देयर मे बी देयर यू कैन से नंबर ऑफ पीपल हु आर रिच, हु आर प्रॉस्पर्स, हु आर सो प्रॉस्पर, ठीक है, उनके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा लैंड है ना। तो थोड़ा सा डेवलपमेंट होता है। राजा ने क्या किया, अब कुछ स्टेप्स का यूज किया जिससे कि ये लोग, ये जो राजा है उन अमीर लोगों का, या फिर वो चाहे वो पावरफुल हो, ठीक है, वो पावरफुल चाहे वो इकोनॉमिकली हो या फिर सोशली हो या फिर पॉलिटिकली या मिलिट्री रूप से, तो इनको अपने फेवर में लाने के लिए राजा ने कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स का क्या इस्तेमाल किया, ठीक है। क्या इस्तेमाल किया, तो some important administrative posts were now hereditary. This means that son succeeded his father to these posts. For example, the poet Hari Sen was a Mahadand Nayak or a chief judicial officer like his father, ठीक है। तो हरि सेन जो थे, है ना, हरि सेन हम पता है कहाँ मिले, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में, ठीक है। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति को भी इन्होंने ही लिखा था। तो ये पोएट तो थे ही थे, इन्होंने पोयम लिखी, दैट इज वेरी गुड है, लेकिन ये एक जुडिशरी की तरह भी काम करते थे, ठीक है। इन द हेड मतलब समझ सकते हो जज की तरह, ठीक है, जिनको क्या बोलते थे, महादंड नायक, ठीक है। महादंड नायक की तरह भी ये काम करते थे, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनके फादर भी महादंड नायक थे, तो इसीलिए ये भी महादंड नायक बन गए। ये सिर्फ अकेला, मतलब ये सिर्फ सब, ये जो हरि सेन है, हरि सेन, ठीक है, ये जो हरि सेन नाम के जो व्यक्ति है, वो सिर्फ एक ही पद को होल्ड नहीं करते थे। मतलब ये सिर्फ महादंड या फिर जुडिशरी को ही वो कंट्रोल नहीं करते थे। इनके अंडर में 2 से 3 एडमिनिस्ट्रेशन आती थी, 2 से 3 एरिया जाते जहाँ पे ये कंट्रोल करते अपना, ठीक है। तो लिखा भी है, समटाइम्स वन पर्सन हेल्ड मैनी ऑफिसेस, ठीक है। For instances, beside being a महादंड नायक, हरि सेन was a कुमार अमात्य, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट मिनिस्टर भी थे और संधि विग्रहिका, मतलब कि जो वॉर एंड पीस के लिए दूसरे किंग के पास जाता है, और वो होता है ना, डिप्लोमेट कहते हैं आजकल शायद, ठीक है। तो आजकल इवॉय कहते हैं, इनवॉय, ठीक है, वो कहते हैं, है ना। तो संधि विग्रहिता जो कि राजा को रिप्रेजेंट करता है, ये वॉर और पीस के मिनिस्टर थे, ठीक है। तो हरि सेन केवल इनके पास एक ही ऑफिस नहीं था, इनके पास देखा जाए तो इसके साथ साथ 3 थे, मतलब टोटल इनके पास 4 ऑफिस थे। पहला तो महादंड नायक, ठीक है, जज वाला, ठीक है। दूसरा क्या था इनके पास, दूसरा था ये कुमार अमात्य, ठीक है, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्या होते थे, मिनिस्टर होते थे। उसके बाद संधि विग्रहिका, ठीक है, ठीक है। तो टोटल इनके पास 3 ये एरिया थे, या 3 होने चाहिए, 4 होगा गलती से, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 ये एरिया को कंट्रोल करते थे। पहला तो वो जज भी थे, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट मिनिस्टर भी थे और एक वॉर और पीस के मिनिस्टर भी थे, ठीक है। तो ये महादंड नायक भी थे, कुमार अमात्य भी थे और संधि विग्रहिका भी थी, है ना। बिसाइड्स important men probably had a say in a local administration. These includes the Nagar Shresthi और chief banker और merchant of city. जो मैन थे, इंपॉर्टेंट मैन थे, ठीक है, वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत काम करते थे। जैसे कि कोई बन गया नगर श्रेष्ठी, जिसको नगर का सेठ बना दिया गया, चीफ बैंकर, ठीक है, या फिर मर्चेंट ऑफ द सिटी। तो कोई अमीर आदमी था, ठीक है, जैसे कि कोई एक बहुत ज़्यादा ही थोड़ा सा प्रॉस्पर पर्सन है, तो वी विल गिव हिम ऑफिस ऑफ
नगर श्रेष्ठी, ठीक है, जो कि उनको बैंकर बना देंगे उस एरिया का, ठीक है। तो हमें ये जो टर्मिनोलॉजी आई है तुम्हारे पास ये तीन चार की कुमार अमात्या, ये महादंड नायक, संधि विग्रहिता और नगर श्रेष्ठी, थोड़ा इसका मतलब याद रखते रहना, ठीक है। उसके बाद आएगा शर्त शर्तवाह, ठीक है, मर्चेंट के जो कैरावैन, आपको पता है उस टाइम पे लोग अपना जो पेलोड है, पेलोड मतलब जो भी अब सामान है वो जो बेचने के लिए जब वो एक दूसरे के मतलब बाहर निकलते थे, ठीक है, बंजारे टाइप, तो बंजारों का जो मर्चेंट होता था उसके लीडर को बोलते थे शर्तवाह, ठीक है। उसके बाद आ गया प्रथामा कुल्लिका या फिर चीफ क्राफ्टमैन एंड द हेड ऑफ द कायस्थास और स्क्राइब्स, ठीक है। उसके बाद आ गया प्रथम कुल्लिका, ठीक है, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, या फिर इन्हीं को अपने लैंग्वेज बोलेंगे चीफ क्राफ्ट्समैन, ठीक है, मतलब जो क्राफ्टमैन में जो हेड होगा उनको हम प्रथम कुलिका बोलेंगे, प्रथम कुलिका, ठीक है। उसके बाद हेड ऑफ स्क्राइब्स, ठीक है, इसको बोलेंगे कयास्थास, ठीक है, एंड हेड ऑफ द कयास्थास और स्क्राइब्स, ठीक है। These policies were reasonably effective, but sooner or later, some of these powerful men grow strong enough to get an independent kingdom. अब इन्होंने राजा ने देखो इतना इनको इंडिपेंडेंस दे दिया, इतना पावर दे दिया, तो यही आदमी ग्रेजुअली थोड़ा सा स्ट्रांग होता है फाइनेंशियली और बाय लुकिंग एट हिज आर्मी, तो ये फिर राजा को टेक ओवर कर लेता है, राजा को बोलता है कि भाई साहब बहुत हो गया आपने, अब हमें भी थोड़ा मौका दो, तो राजा को टेक ओवर कर लेता है ना। तो ऐसे ही लोग फिर राजा को टेक ओवर कर लेते हैं, जिनको ये पॉलिसी तो दी जाती, पॉलिसी बनाई जाती है कि वी विल कीप अप एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, अंडर रिच पीपल्स, अंडर प्रॉस्पर पीपल, लेकिन फिर वही प्रॉस्पर पीपल थोड़े ज़्यादा प्रॉस्पर हो जाते हैं तो बस हो जाता है। आगे आ गया अ न्यू काइंड ऑफ आर्मी, न्यू काइंड ऑफ आर्मी लाइक अर्लियर रूलर्स, some of these kings maintained well organized army with elephants, chariots, cavalry and foot soldiers. Besides, there were military leaders who provided the king with the troops whenever he needed them. They are not paid regular salaries. Instead, some of them received grant of land. They collected revenue from the land and used this to maintain soldiers and horses and provide equipment for warfare. These men, known as Samantas, where the ruler was weak, Samantas tried to become independent. देखो पहले क्या होता था, पहले के जो रूलर्स थे उनके पास किंग थे, जो किंग थे उनके पास एलिफेंट होते थे, कैरियोट्स होते थे, कैवलरी होती थी, फुट सोल्जर होते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, ये तो पहले वाले रूलर थे ना जिनके पास एलिफेंट था, कैरियोट था, मतलब जहाँ पे राजा, तुमने रामायण में देखा होगा राम जी इस पे बैठ के आते हैं, ठीक है। उसके बाद कैवलरी थी, घुड़सवार थे, फिर फुट सोल्जर थे। इसके अलावा बहुत सारे जो लीडर्स थे, ठीक है, बहुत सारे जो लोग थे वो मिलिट्री सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि कुछ लोग अमीर होते थे, ठीक है, जैसे कि सामंतास हो गए, ठीक है, तो ये थोड़े से मिलिट्री इनके पास होता था, ठीक है, मिलिट्री होता था इनके पास, तो ये मिलिट्री राजा को प्रोवाइड करते थे कि भैया अगर कहीं बैटल हो रहा है तो ये अपनी मिलिट्री को वहाँ पे राजा के अंडर में काम करने के लिए भेजते थे। लेकिन इनको पैसे नहीं दिया जाता था, ठीक है, इनको लैंड के ग्रांट्स दे दिए जाते थे, मतलब जो भी रिवेन्यू तुम कलेक्ट कर रहे हैं आप उसको यूज कर सकते हो टू मेंटेन योर आर्मी, ठीक है। फिर यही लोग बाद में जहाँ पर राजा वीक हो जाता था, ठीक है, जहाँ पर राजा वीक हो जाता था वहीं पर राजा को जैसे ही देखा कि मौका है राजा को गिरा दिया, फिर ये लोग राजा बन जाते थे, है ना। तो यहाँ पर हमने ये पढ़ा कि पुराने टाइम पे तो हाथी वाथी थे, फिर बाद में क्या हुआ कि टाइम बदला, सिचुएशंस बदली, अब कुछ लोग ऐसे थे इनके पास मिलिट्री सपोर्ट था, वो मिलिट्री सपोर्ट ये लोग राजा को प्रोवाइड करते थे। अब जब राजा को मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करते थे तो उसके बदले ये लोग पैसे नहीं लेते थे, बल्कि उसके बदले लैंड ग्रांट्स लेते थे। इट मीन्स जो भी लैंड रिवेन्यू होती थी उससे अपने आर्मी को मैनेज करते थे, ठीक है। फिर ग्रेजुअली देखा जाता था कि यही जो लोग थे वो जो वीक किंग्स थे, मतलब अगर किंग वीक हो गया तो यही लोग जो थे वो राजा को टेक ओवर कर लेते हैं, फिर ये राजा बन जाते थे और इन लोगों को बोलते थे सामंतास, ठीक है। असेंबलीज इन द साउदर्न किंगडम, अब साउथ इंडिया किंगडम में असेंबलीज कैसे होती थी, है ना।
तो लिखा है द इंस्क्रिप्शन ऑफ द पल्लवास मेंशन अ नंबर ऑफ लोकल असेंबलीज. दीज इंक्लूड सभा which was an assembly of Brahmin landowners. These assembly functioned through sub-communities which looked after irrigation, agriculture operation, making roads, local temples. देखो देखो एक इंस्क्रिप्शन जो मिला है पल्लवा से उसमें मेंशन करते हैं लोकल असेंबली के बारे में, जिसको बोला जाता था, जिसमें सभा इंक्लूड होती थी. सभा मतलब पता ना जहाँ बहुत सारे लोग बैठते हैं. ठीक है. इसमें ब्राह्मण लैंड ओनर्स की असेंबली होती थी. ठीक है. विच वॉज एन असेंबली ऑफ ब्राह्मण लैंड ओनर्स. तो इस असेंबली की फंक्शन क्या था, तो इस असेंबली के अंदर सब कमिटी थी. ठीक है. एक सब कमिटी के थ्रू काम करती थी और उस सब कमिटी में लोग जो थे वो कुछ इरिगेशन को देखते थे, कुछ एग्रीकल्चर के ऊपर देखते थे, कुछ रोड्स के ऊपर, कुछ लोकल टेम्पल्स के ऊपर देखा करते थे. ठीक है. फिर ये लोग उधर में इसके ऊपर मीटिंग करते थे कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना. ठीक है. तो लिखा है आगे द उर was a village assembly found in areas where the land owners were not Brahmins, and the Nagaram was an organization of merchants. It is likely that these assemblies were controlled by rich and powerful landowners and merchants. Many of these local assemblies continue to function for centuries. लिखा गया है ये एक विलेज है उर नाम का. ठीक है. एक विलेज असेंबली था. ठीक है. जहाँ पर देखा गया कि जो लैंड ओनर्स थे वो ब्राह्मण नहीं थे. यहाँ पे हमने क्या बोला कि जो सभा होंगी उसके जो लैंड ओनर्स होंगे, लैंड ओनर्स जो होंगे वो तो ब्राह्मण्स होंगे, ब्राह्मण्स होंगे. लेकिन यहाँ पे जो लैंड ओनर्स है वो ब्राह्मण्स नहीं है ना. यही है कि नहीं. एंड द नगरम वॉज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट्स. और ये एक ऑर्गेनाइजेशन था मर्चेंट्स का, मतलब व्यापारी का. It is likely that these assemblies were controlled by a rich and powerful landowners and merchants. ऐसा होता था कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन था, ये जो असेंबली था, ठीक है, उसको कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता था, तो ये मर्चेंट्स, ठीक है, या फिर कोई रिच लैंड ओनर हो गया, उनके हेल्प से इसको कंट्रोल किया जाता था. ठीक है. कंटिन्यू टू फंक्शन फॉर सेंचुरीज. और ये जो था लोकल असेंबली था वो सेंचुरीज मतलब बहुत लंबे टाइम तक चला. ठीक है. आगे लिखा है ऑर्डिनरी पीपल इन द किंगडम. ठीक है. लिखा है अब ऑर्डिनरी पीपल इन द किंगडम. ठीक है. लिखा है we can catch an occasional glimpse of the lives of ordinary people from plays and other accounts. Kalidas is known for his plays depicting life in the king's court. An interesting feature about these plays is that the kings and most Brahmins are shown as speaking Sanskrit, while women and men other than the king and Brahmins use Prakrit. ठीक है. तो अब देखते कि ऑर्डिनरी पीपल वहां पर कैसे रिसाइड करते थे. अब ये तो पता चल गया किंग था, आर्मी था, ये सब था. अब देखते राजा कैसे रहता था वहां पे, है ना. तो कालिदास ने इस चीज को बहुत बढ़िया तरीके से दिखाया है. कालिदास ने बोला कि जो राजा था और जो ब्राह्मण थे, ज्यादातर जो ब्राह्मण थे वो संस्कृत बोलते थे. ठीक है. ठीक है. और जो वुमेन थी और जो राजा के अलावा जो भी मैन थे वो लोग प्राकृत भाषा बोलते थे. और जो छोटे मोटे जो ब्राह्मण थे, छोटे मोटे, वो भी प्राकृत भाषा का ही यूज करते थे. हिज मोस्ट फेमस प्ले अभिजनन शाकुंतलम. क्या लिखा है? अभिजनन शाकुंतलम इज द स्टोरी ऑफ लव बिटवीन अ किंग नेम दुष्यंत and a young woman named Shakuntala. We find an interesting depicting of the plight of a poor fisherman in this play. ठीक है. तो लिखा है कि एक ये जो अभिजना शकुंतलम जो इनकी बुक है, ठीक है, ये जो इसके अंदर स्टोरी है लव स्टोरी है. ठीक है. इस लव स्टोरी में एक मैन है, किंग है, ठीक है, और एक वुमेन है जिसका नाम है शकुंतला, और किंग का नाम है दुष्यंत. ठीक है. तो वो एक फिशरमैन होते हैं. ठीक है. वो एक प्ले करते हैं, फिशरमैन बनते हैं. वो थोड़ा सा एक फिशरमैन बनने की कोशिश करते हैं. उसके बारे में थोड़ा लिखा गया. अ फिशरमैन फाइंड्स अ रिंग. लिखा है कि अ फिशरमैन फाउंड अ प्रीशियस रिंग विच द किंग हैड गिवन टू शकुंतला.
ठीक है, but which had been suddenly swallowed by a fish. When he went to a palace with it, the gateman accused him of the theft, and chief police officer was rather rude. However, the king was happy when he saw the ring and sent a reward for the fisherman. Then the police officer and the gateman decided to take a share of the reward and went along with the fisherman to have a drink. तो लिखा है कि फिशरमैन था, फिशरमैन को एक रिंग मिली। वो एक मामूली रिंग नहीं थी, वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव थी। क्यों? क्योंकि जो दुष्यंत था, दुष्यंत ने ये जो रिंग थी वो शकुंतला को दी थी, और वो कहाँ मिला? एक फिश के पेट के अंदर, ठीक है, क्योंकि उस फिश ने उसको खा लिया था। तो दुष्यंत ये लेके आया, ठीक है, तो गेटमैन ने उसको पकड़ लिया, जो दरवाजे पे उधर सिपाही होते हैं, उन्होंने बोला भाई तूने तो चोरी किया है। जो चीफ पुलिस था, जो कि वो इनका पुलिस वाला था, वो भी थोड़ा सा रूड था, ठीक है, लेकिन जो किंग था वो खुश था कि यार फाइनली आई गॉट माई रिंग बैक, ठीक है। तो वो उसने रिवॉर्ड भी दिया फिर उस फिशरमैन को, ठीक है। फिर उस पुलिस वाले ने और गेटमैन ने थोड़ा सा इन्होंने रिवॉर्ड को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया कि भैया आधा आधा कर लेते हैं, ठीक है। और फिर बाकी ये पार्टी करने के लिए चले गए, एंड वेंट विद द फिशरमैन टू हैव अ ड्रिंक करने के लिए फिशरमैन के साथ चले गए। आगे लिखा है, द चाइनीज पिलग्रिम फाहियान नोटिस द प्लाइट ऑफ दोज हु वर ट्रीटेड एज अनटचेबल्स बाय हाई एंड mighty. They were expected to live on the outskirts of the city. He writes, if such a man enters a town or marketplace, he strikes a piece of wood in order to keep himself separate. People hearing his sound know what it means and avoid touching him or brushing against him. देखो, तो फाहियान एक और ट्रेवलर आते चाइनीज, ठीक है, चाइनीज ये भी बुद्धिस्ट थे, ठीक है, इनका नाम था फाहियान। ये किसके ऊपर लिखते हैं? तो ये लिखते हैं उनके ऊपर, अनटचेबल्स के ऊपर लिखते हैं कि इनकी जो दशा है बहुत ज़्यादा खराब थी, ठीक है, इनको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता था। जो अमीर थे और जो माइटी थे, जिनके पास ज़्यादा पैसा था, उनके द्वारा बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता था, ठीक है। इनको बाहर रहने के लिए बोला जाता था, आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी। वो लिखते हैं कि अगर ऐसा कोई आदमी टाउन के अंदर आता है या फिर किसी मार्केट के अंदर आता है, तो वो एक लकड़ी का पीस है ना, उससे टकराएगा। ही स्ट्राइक्स अ पीस ऑफ वुड इन ऑर्डर टू कीप हिमसेल्फ सेपरेट, ठीक है, एक साइड में चलेगा। इनका मतलब ये था कि एकदम साइड में होकर चलेगा, ठीक है। उसके बाद लिखा है, पीपल हियरिंग दिस साउंड नोज दैट इट मीन्स दैट अवॉइड टचिंग हिम और ब्रशिंग अगेंस्ट हिम। लिखा है कि अगर इसका मतलब है कि आपको इस व्यक्ति से दूर रहना है और इससे थोड़ा सा टच नहीं होना, थोड़ा सा आप समझ सकते हो, ठीक है। तो आपको इस व्यक्ति से दूर रहना है। एंड बाण भट्ट प्रोवाइड अस विद द विविड पिक्चर ऑफ द किंग्स आर्मी ऑन द मूव। और जो बाण भट्ट है वो राजा के बारे में थोड़ा सा दिखाते हैं, क्या लिखते हैं देखो, किंग की आर्मी के बारे में लिखते हैं। तो लिखते हैं द किंग्स आर्मी, द किंग ट्रेवल्ड विद एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ इक्विपमेंट. Apart from weapons, there were things of daily use such as pots, pans, furniture, golden food stalls, food including animals such as goat, deer, rabbits, vegetables, spices, carries and cart unloaded on to pack animals such as camels and elephants. तो देखो, तो कितनी सारी चीज़ें ये राजा जो है जब ये वॉर के लिए जाते थे, ठीक है, तो वेपन्स के अलावा ही बहुत सारी चीज़ें लेकर जाते थे, जैसे कि पोर्ट्स हो गया, पैन हो गया, फर्नीचर हो गया। राजा लोग तो पता ही हैं, ठीक है, शौक बड़ी चीज़ होती है, तो ये सब चीज़ें लेके आते थे। खाना, एनिमल्स जैसे गोट लेके चले गए, डियर, रैबिट, वेजिटेबल, मसाले लेके जा रहे हैं, ठीक है, ये देखो मसाले लेके जा रहे हैं। कार्ट्स लेके जाते थे, इसमें अंदर एनिमल्स थे जैसे कि कैमल, एलिफेंट्स, कार्ट्स में सामान लेके जाते थे। This huge army was accompanied by musicians beating drums and others playing horns and trumpets. तो ये लीड किया जाता था, मतलब कि सामने रहते थे ऐसे, मतलब मनोरंजन के लिए थे ये लोग ड्रम को बीट करते थे, ड्रम्स को बीट करते थे, कुछ लोग हॉर्न्स और ट्रम्पेट्स को बजा रहे हैं। विलेजर्स हैड टू प्रोवाइड हॉस्पिटैलिटी, विलेजर्स हैड टू प्रोवाइड हॉस्पिटैलिटी. Along the way, they came with gifts of curd, gold and flowers and provided fodder for the animals.
तो जो लोग थे, अगर राजा काफिला जा रहा है कहीं, तो किसी गांव से जा रहा है, तो लोग हॉस्पिटलिटी प्रोवाइड करते थे, लाइक थोड़ा सा हेल्प कर दिया, ठीक है, गिफ्ट दे दिया, जैसे कि दही दे दिया, किसी ने गुड़ दे दिया, किसी ने फूल का माला, ऐसा लाइक लो भाई फूल ले लो, किसी ने जानवर के लिए खाना दे दिया। दे ऑल्सो ट्राई टू मीट द किंग एंड प्लेस देयर कंप्लेंट्स एंड पेटिशन बिफोर हिम। तो ये लोग कोशिश करते थे कि भाई राजा ही मिल जाए। अब राजा मिलेगा तो दे यूज टू कंप्लेन टू हिम, ठीक है। कंप्लेन क्या करते थे, अब क्या कंप्लेन हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है कि इसने मेरी बकरी चुरा रही, या कुछ भी हो गया भाई, कंप्लेन तो कुछ भी हो सकता है ना। द आर्मी लेफ्ट अ ट्रेल ऑफ डिस्ट्रक्शन बिहाइंड। एलिफेंट्स ऑफन ट्रैम्पल डाउन द हट्स ऑफ विलेजर्स एंड ऑक्सन योक द कैरावन्स ऑफ मर्चेंट्स रन अवे स्कैर्ड बाय अ ट्यूमुलेट, ठीक है। तो क्या होता था कि जहाँ भी ये आर्मी जाती थी वो लोग डिस्ट्रक्शन करके आते थे, क्योंकि इन किंग के पास क्या होता था, आर्मी होती थी, एंड आर्मी में एलिफेंट्स होते थे, ठीक है। अब आर्मी में एलिफेंट्स होंगे, ठीक है, तो आर्मी में एलिफेंट्स होंगे, एलिफेंट जो होंगे वो जो गरीब लोग हैं उनके झोपड़ी उपड़ी को कुचल देंगे, ठीक है। जो ऑक्सन थे, जो बैल थे, वो चिल्लाते थे, ठीक है। और जो कैरावन्स था इनके पास, कैरावन जो मर्चेंट का था, उस पे अब आपको पता है ढोल वगैरह बचेंगे तो क्या हुआ, तो ये जो साउंड था उसकी वजह से ये जो कैरावन जो मर्चेंट होते थे वो भी जाते थे, तो ये ढोल वगैरह की जो आवाज़ सुन के ये लोग थोड़े डर जाते थे। और क्या होता था कि ये इनके जो बैल वगैरह है वो खुल के भाग जाते थे। अब सोचो ये बैल निकल के भागेंगे तो किसी घर में जाएंगे, तो ये डिस्ट्रक्शन होगा, ठीक है, इन द एंड। तो बाण भट्ट लिखते हैं द होल वर्ल्ड वॉज स्वेलोड अप इन डस्ट। पूरी दुनिया धूल में ढक जाती थी। अब कैसे, क्योंकि यार अब राजा आ रहा है, राजा ने डिस्ट्रक्शन किया, अब हाथी दौड़ेगा, उस टाइम पे सड़क तो होती नहीं थी, बैल दौड़ेगा, तो इससे जो मिट्टी है वो उछलेगी एंड देन चीज़ें खराब होंगी, ठीक है। तो दिस वाज ऑल द चैप्टर, हमने पढ़ लिया, ठीक है। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करके जाना, सब्सक्राइब करके जाना। अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक सही बच्चों को जय हिंद। इसके बाद वैसे लास्ट चैप्टर है, ठीक है, तब तक के लिए सही बच्चों को जय हिंद। मन लगा के पढ़ो।